नहीं सर। रुक जाओ, पता नहीं, बहुत लेट कर रहा है। होएगा अब हुआ सर। होगा, हो गया। हाँ ओके सर, चलो तो फिर इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे सर फिर से। हाँ, तो इनकम टैक्स में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे सर सैलरी के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो, ऑलमोस्ट नहीं, सैलरी का लास्ट क्लास बोलो, ठीक है, क्योंकि सैलरी में जो जो एरिया था सारा का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट भी बहुत कुछ, और इम्पॉर्टेंट तो कवर किए ही हैं। तो आज मैं आपके साथ सैलरी का कुछ अंतिम इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑलमोस्ट, जो मैं आपके साथ एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा एक सेकेंड सर, एक सेकेंड होल्ड करना। किसी को लिंक नहीं पहुंचा ऐसा लग रहा है। ओके, तो बेसिकली पॉइंट क्या है सर, आज मैं आपसे सैलरी का कुछ कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, और एक इंटरेस्टिंग एरिया है सर आज सैलरी में, जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ये रिलीफ क्या होता है, मतलब रिलीफ मतलब क्या, राहत है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा राहत मिल गया, तो एग्जैक्टली ये रिलीफ या राहत जो भी बोलो आप, थोड़ा छूट भी बोल सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ। तो ये राहत क्या है, ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ में एक दिमाग खाने वाला सम्स भी कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो थोड़ा हिस्ट्री में भी जाना होगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब आज थोड़ा इतिहास, इनकम टैक्स का जो हिस्ट्री है, मतलब क्या, अरे सर मजा आएगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स रेट, हाँ आज थोड़ा करने को मौका मिलेगा। मतलब पहले इनकम टैक्स का रेट क्या चलता था, 2010 में क्या था, 11 में क्या था, 12 में क्या था, ठीक है, 13-14 में क्या था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है सेक्शन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड और कुछ कंप्लीट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सैलरी के अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस करने का इच्छा है सर, ठीक है, इच्छा मतलब क्या, करूँगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो भी पॉइंट्स है उसमें डिस्कशन चालू करता हूँ, ठीक है। ओके सर, चलो फिर ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लिया, तो जस्ट कंफर्म मी कि क्या स्क्रीन शेयर है स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ? यस। ओके ठीक है सर, चलो तो फिर एक काम करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है सर, आप सभी को पता है कि ये जो सैलरी है, ये सैलरी स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 15 से, ठीक है, सेक्शन 15 से लेके पूरा सेक्शन 17 तक इसका पूरा एकदम जर्नी चलता है सर, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अभी तक जो जो पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके, अगर मैं आपको एक बार जो 2 मिनट रिकॉल करा दूँ, इट्स लाइक कि सबसे पहले तो बेसिस ऑफ चार्ज क्या था, ठीक है, उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन अलाउंसेस, जिसमें आपने इंचारे देखा, CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखा, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मुझे पूछते सर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो देखो सारा का सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग प्रोफेशनल लेवल में हो, मतलब किसी भी लेवल पे जाके वो लोग सवाल कर सकता है, बट फिर भी अगर जो जो पॉइंट एकदम ज़रूर देखना चाहिए वो आपको हमेशा समरी नोट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। समरी नोट्स के अंदर जो जो पॉइंट आपको दिखाया जाता है ना, वो आप ज़रूर समझना कि सर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर तो रहेगा ही रहेगा। बाकी समरी नोट्स छोड़ के जो डिटेल्स नोट्स या डिटेल क्वेश्चंस आपको कराया जाता है, उसके अंदर से भी काफ़ी सारा चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं, तो ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। मतलब ऐसे सजेस्टिव वे से मुझे तो नहीं लगता कि प्रोफेशनल लेवल में कुछ अच्छा होता है बोल के, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने, अब मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं देखा, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग भी अगर ऐसा ना ही करो तो अच्छा है। तो एकदम ओवरऑल एवरीथिंग गो थ्रू करो, कॉन्सेप्ट वाइज चलो, तो देखना हमेशा आप लोग अच्छा रिजल्ट करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस होगा आप लोगों का। तो सेक्शन 1013 ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ठीक है, ये सभी एरिया मैं चर्चा कर चुका हूँ। डेथ कम रिटायरमेंट का एरिया, ठीक है, मतलब जिसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 दैट इज ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, मतलब लीव एनकैशमेंट भी हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ लास्ट वीक तो मैंने रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ये थोड़ा बाकी था,
मैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज वेल एज VRS मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन एंड डिस्कशंस भी कर चुका। अच्छा, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये एक अच्छा एरिया था, इसके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं लीव ट्रैवल कंसेशन में। मतलब कुछ भी एरिया इस बार मतलब बिल्कुल बाकी तो मुझे दिख नहीं रहा है। प्रोविडेंट फंड एकदम बहुत बड़ा चर्चा था प्रोविडेंट फंड पे, हाँ, RPF, URPF, SPF बड़ा अच्छा चर्चा हुआ था RPF में, मुझे पूरा पता है। इसके साथ साथ आपका पार्कोजिट्स के ऊपर, उसमें मोटर कार, रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब RFA, उसमें तो बहुत चर्चा हुआ, ठीक है। मतलब मेन जो एरिया सैलरी से पूछते हैं या पूछा जाता है वो सभी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ सर, ठीक है। अच्छा, मोटर कार के ऊपर तो बहुत ही स्पेशल क्लास हुआ था, ठीक है। अच्छा, मतलब आज मैं आपसे एक एरिया है जिस पे एक बार मीनिंग ऑफ सैलरी, ये भूलना नहीं है, हाँ सर, मीनिंग ऑफ सैलरी बिल्कुल नहीं भूलना है। मतलब क्यों? क्योंकि जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करोगे ना अलग अलग, स्पेशली जैसे मानो ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर रहे हो, वो भी गवर्नमेंट है कि पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कर रहे हो कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है, तो जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करते हो ना तो उसमें ना आपको मीनिंग ऑफ सैलरी कई बार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कभी सिर्फ बेसिक और DA आता है, कभी बेसिक प्लस DA प्लस कॉट आता है, ठीक है। याद है क्या नहीं ये सब चीज़ें? फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल रहा हूँ सर, अरे ये सब बातें याद है कि नहीं? क्या रे, आना कुछ तो बोलो, ठीक है। तो कभी सिर्फ बेसिक प्लस DA, कभी बेसिक प्लस DA प्लस कॉट, और जब हम लोग RFA करते हैं तब तो सैलरी का मतलब बहुत बड़ा है ना, जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को डिस्कस करके रखा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते 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 हम लोग पहुंच गए सर, आज हम लोग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का जो एरिया है उस तक पहुंच गए, और साथ में मैं आपको थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी यूज़ आज बता दूंगा एक बार, ठीक है। ऐसे ये बड़ा सिंपल एरिया है, मतलब ऐसे सिंपल कोई भी चीज़ नहीं है या फिर सिंपल सारा चीज़ें हैं, लेकिन ये सेक्शन 16 जो है जिसमें आपको ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन मिलता है, ठीक है, इसका एक यूज़ मैं आज आपको एक बार ज़रूर बताऊंगा। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एज वेल एज प्रोफेशनल टैक्सेस, ठीक है, ये तीनों का ट्रीटमेंट आज एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये 3 ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये सेक्शन 89 का एक ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए सर, ठीक है। सेक्शन 89 का एक ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए, दैट इज रिलीफ। अब ये खेल क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके बाद ये स्टेप भी समझाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हड़बड़ करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। हड़बड़ी से क्या होता है ना, ऐसे कहा जाता है सर, बड़ा फेमस बात है, जल्दबाजी अच्छा बात है सर, कहीं कभी कभी जल्दबाजी करना चाहिए, बट हमेशा अगर मन के अंदर हड़बड़ी हड़बड़ी मचता रहता है ना, खलबली है खलबली, उसमें क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी शांत, कभी कभी नहीं, हमेशा जो चीज़ आप शांत दिमाग से करते हो उस देखना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और आपके मन में अगर खलबली मचा हुआ है, एकदम अशांत माइंड है, कितना भी पढ़ लो सर, कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली ये मैंने देखा एक्सपीरियंस करके, इसलिए आप लोगों को भी शेयर किया। अच्छा, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा, ठीक है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 24-25 इलस्ट्रेशंस एंड 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विथ आंसर मैं शेयर करके रखा। उसी इलस्ट्रेशंस में एक क्वेश्चन था, आई थिंक किसी ने ट्राई किया होगा, इलस्ट्रेशन 24 ट्राई किया किसी ने कभी? अरे क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अच्छा देखो मिस्टर गोयल, ये सबको कनेक्टेड हो कि नहीं, मतलब मेरा आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कंफर्म नहीं सर? आ रहा है। ओके, शिवम छोड़ के बाकी सभी को ओके सर, ठीक है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा हाँ हूँ कर दिया करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कनेक्टेड हो, ऐसे समझ में आता है आप लोगों को, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, मिस्टर गोयल रिसीव्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। ये 22 के जगह 21 भी हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर बेस करके, आप मैटर को समझो सर, ठीक है। अच्छा, बेसिक पे इसका बोला है 40,000 का, कितना बोला सर? 40,000 का बेसिक पे है। इसका डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ये सैलरी के साथ दिया जाता है ना, अलाउंस क्या होता है ये ऑल नो सर, ठीक है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बोल सकते हो, ठीक है, ज़रूरत के साथ आपको एडजस्ट करने के लिए आपको प्रोवाइड किया कर दिया जाता है, सैलरी के साथ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सैलरी के साथ मैक्सिमम केस में DA इंक्लूड होता है। तो 40,000 का बेसिक है, डियरनेस अलाउंस इसका 15,000 का है,
ठीक है। अच्छा, बेसिक 40 का, डियरनेस अलाउंस 15,000 का, कमीशन में कमीशन देके रखा आपको 10,000 का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सर। 10,000 का कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 का है, मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स्ड। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है सर? कोई मुझे बताएगा सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिम्बर्स हियर? मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स्ड मतलब क्या है? बोलो ना, जो समझ में आता है बोलो। एनीवन? अरे कोई तो बताओ। मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स्ड क्या है इसका मतलब? पेइंग बैक। हाँ, आवाज थोड़ा कट गया। पेइंग पेइंग बैक। बैक। पेइंग बैक मतलब बेसिकली देखो सर, मतलब इसको सिंपल करो ना। बेसिकली ये मेडिकल एक्सपेंस किसका है? एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉय का है? सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को भरपाई मिलता है। किया जाता है। हाँ, वेरी गुड सर। मतलब एक्चुअली अगर एम्प्लॉय खुद खर्चा करता तो वो पार्क्विजिट्स या अलाउंस के अंदर नहीं आता है ना सर। अगर एम्प्लॉयर के तरफ से एम्प्लॉय को कुछ मिलता है तो वो पार्क्विजिट्स हो जाता है ना सर। और मेडिकल एक्सपेंसेस फुल्ली एक टैक्सेबल होता है सर। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्सपेंस एम्प्लॉय खुद करता, अपने ही पॉकेट से खर्चा करता, तो उसको किस बात का टैक्स मिलाते। लेकिन अगर यही चीज एम्प्लॉयर के थ्रू से एम्प्लॉय पे पहुंचता है, ठीक है, जैसे क्या बोला, मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स, मतलब खर्चा एक्चुअली एम्प्लॉय ने पहले कर दिया, पर बाद में एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर रहा है, मतलब उसको वापस कर दे रहा है 25,000 का, ठीक है। मतलब लैंग्वेज बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए सर, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स पेड। प्रोफेशनल टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स होता है ना सर, प्रोफेशनल टैक्स पे किया जाता है। इसका एक पूरा प्रोफेशनल टैक्स का एक पूरा क्या है सर, इसका एक पूरा प्रोविजन है। चलो देखते हैं मैं आपको प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ बता सकता हूँ कि नहीं। यस, कुछ ज़रूर बता सकता हूँ मैं आपको। प्रोविजंस क्या है प्रोफेशनल टैक्स का, एक बार फटाफट देख लो, ठीक है। मतलब हाथों हाथ देख लेने से क्या है ना, याद रह जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिकली डिवाइड बाय ए स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब ये जो पी टैक्स भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, इसको बड़ा पॉपुलर है पी टैक्स बोल के ना, इट्स वेरी पॉपुलर इन मार्केट। जो लोग जॉब करता है उनके बीच में आप देखना, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्पेशली, वो लोग तो बहुत ज़्यादा बोलता है, इवन प्राइवेट एम्प्लॉय से भी लिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्रोफेशनल टैक्स और टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ओके, प्रोफेशनल टैक्स या फिर टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है तो आपके एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये स्टेट लगाते हैं आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। व्हेन इट इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इज अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, इसका डिडक्शंस भी मिल जाता है जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको मैं अभी बताऊंगा। द टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेएबल, the total amount the professional tax payable in respect of any one person shall not exceed 2,500 per annum। क्या बोलता था सर? The total amount by way of professional tax payable in respect of any one person shall not exceed 2,500 per annum. However, the amount paid during the previous year can be more than 2,500 as the employee may have been paid professional tax on of an earlier year during the previous year। मतलब पुराना किसी ईयर का प्रोफेशनल टैक्स वो करंट ईयर में पे कर रहा है, ऐसा हो सकता है। बट इसका नॉर्मल जो रूल है दैट इज मतलब 2,500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ई प्रोफेशनल टैक्स इज रिम्बर्स्ड और डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई, द अमाउंट इज सो पेड इज फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी, मतलब पहले इसको सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है एंड उसके बाद इसको डिडक्शन किया जाता है अंडर सेक्शन 16, ठीक है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इसका ट्रीटमेंट देख लेंगे, तो जो भी हो प्रोफेशनल टैक्स क्या है आपको समझ में आ गया। सिंपल बात है सर, स्टेट लगाते हैं अंडर आर्टिकल 276 में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट का टैक्स भी बोला जाता है या प्रोफेशनल टैक्स भी बोला जाता है, टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल टैक्स, जो 2,500 पर एनम से ज्यादा नहीं होता, ठीक है।
लेकिन हाँ किसी ईयर अगर वो 2,500 से ज़्यादा पे कर रहा है, इसका मतलब उसका कुछ पुराना ईयर का जो टैक्सेस है वो करंट ईयर मतलब करंट प्रीवियस ईयर में वो पे करके रखा है, ऐसा रीजन देखा जा सकता है। क्लियर हो रहा है ना सर? चौथा ज्योति, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज़ आ रहा है क्या आप लोगों को? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, तो फिर देखो सर, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बार फटाफट पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी कनेक्ट हो जाओ। 2 मिनट में पूरा बता देता हूँ एक बार। मिस्टर गोयल बोल के कोई है सर, जिसका सैलरी इनकम है, जिन्होंने बेसिक पे रखा लेके रखा 40,000 का, डियरनेस अलाउंस लेके रखा 15,000 का, ठीक है, डियरनेस अलाउंस 15,000 का। ये सब ईयर एंड 31 मार्च 2021 या फिर 22 व्हाटएवर जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा आप उस हिसाब से करना। कमीशन बोल के रखा आपको 10,000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 4,000 का, मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने पे किया, बाद में एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर दिया 25,000 का, प्रोफेशनल टैक्सेस पे किया जो जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बोल के रखा, ठीक है। 2,000 का पेमेंट है प्रोफेशनल टैक्स का, 1,000 वाज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर। 2,000 का पेमेंट है बट उसमें से 1,000 जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ में। मिस्टर गोयल जो है सर वो कंट्रीब्यूट करता है 5,000 टुवर्ड्स आरपीएफ। आरपीएफ मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ही हैज नो अदर इनकम, इसका दूसरा और कोई इनकम के बारे में नहीं बोला है। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। इसमें असेसमेंट ईयर में क्वेश्चन में आपको जो लोग हाल फिलहाल में एग्जाम देगा उनके केस में मोस्ट प्रॉब्ली ये 21-22 दिखाएगा एंड प्रीवियस ईयर इनके केस हो जाएगा 2021, ठीक है। जब असेसमेंट ईयर 22-23 है तब आपका क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्या दिखेगा, क्वेश्चन में नहीं इवन नॉर्मल है ये 21-22। तो इट्स जस्ट अ सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इफ मिस्टर गोयल इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब इंटरेस्टिंग वे बात क्या है सर, ये जो मिस्टर गोयल है ये किस तरह का एम्प्लॉय है सर, ये एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, सरकारी। सिंपल बात है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या सेंट्रल, सरकारी है, ये तो समझ में आ ही जा रहा है, ठीक है। चलो सर, करोगे क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ट्राई होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, क्या बोलते हो? हाँ सर, ट्राई बनता है कि नहीं बनता है, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, चलो यस सर। हाँ सर। चलो आप लोग ट्राई करो, मैं भी आप लोगों के साथ साथ आगे बढ़ता हूँ, नो इशू। सैलरी, इलस्ट्रेशन 24 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मिस्टर गोयल वाला क्वेश्चन, मिस्टर गोयल, ठीक है। तो मिस्टर गोयल का क्या ख्याल है, क्या ख्याल है जनाब का, तो चलो देखते हैं जनाब का ख्याल क्या है। तो मिस्टर गोयल जो है इसका बेसिक है 40-15। तो एक काम कर लेते हैं ना सर, जब भी ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे देखो सैलरी में कोई मतलब फॉर्मेट इस तरह का होता नहीं है, बट फिर भी कम से कम जब आप प्रेजेंटेशन करो तो उस फॉर्मेट के थ्रू से करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन के थ्रू से क्या होगा ना, वो समझ में आ जाता है। आईटी फाइल में ऐसे ही दिखता है सर, कभी भी आईटी फाइल चेक करोगे ना आपको दिख जाएगा, सिंपल होता है, पर्टिकुलर कॉलम। तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर गोयल, ठीक है, मिस्टर गोयल फॉर दी असेसमेंट ईयर एज पर क्वेश्चन चल रहे हैं, असेसमेंट ईयर बोला है 22-23, तो इसका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा, 21-22। थैंक यू सर, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब इसको करना है सोल्यूशन, तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो सर, एक पर्टिकुलर हो जाएगा एंड दूसरा अमाउंट का 2 कॉलम बना दीजिएगा। कभी कभी 2, कभी कभी 3, मतलब ज़्यादा आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है, इन दैट के साथ 3 भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम केस में 2 में ही बात बन जाता है। अच्छा, बेसिक सैलरी,
बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो ना कॉलम को ना रट के जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा कॉलम बनाऊंगा। सर कॉलम से एक्चुअली कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। कॉलम तो जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन, वो एक्चुअली प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आता है। कोई कोई ऐसे होता है इसमें 3 कॉलम आएगा, इसमें 4 कॉलम आएगा, अरे ऐसा कोई बात नहीं है। आप वर्किंग्स करके कॉलम में पुट कर दो, उसमें भी कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। अब वर्किंग नोट दिखा देना, ये अकाउंटेंसी नहीं है। अकाउंटेंसी में कुछ फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, डेबिट का, क्रेडिट का, साइड होता है, ऐसा होता है, बट टैक्स में ऐसा कोई बात नहीं सर। तो बेसिक सैलरी जैसे कॉस्टिंग में या एफएम में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्टिंग पढ़ लो, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना ही इंपॉर्टेंट है। जब बेसिक कितना है 40,000, इसका कोई एडजस्टमेंट अब होना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बेसिक को आउटर में कर दिया। अच्छा, डियरनेस अलाउंस कितने का है सर? डियरनेस अलाउंस 15,000। 15,000, थैंक यू सर। तो डियरनेस अलाउंस 15,000 आउटर में कर दिया, ठीक है। अच्छा, कमीशन कितने का है नील, बोल। कमीशन, कमीशन के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है सर? सर कमीशन 10,000 बोला है। क्या कमीशन ऑन टर्नओवर बोला या सिंपल कमीशन बोला? सिंपल कमीशन, सिंपल कमीशन, ओके। ख्याल रखिएगा हाँ हमेशा ये सब चीज़ें, ये सिंपल कमीशन है कि मतलब टर्नओवर के ऊपर है। अब आता है सर एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट पेमेंट, एंटरटेनमेंट का जो पैसा है, अलाउंस है, वो मिल रहा है। तो आप ऐसे कर दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड कितने का रिसीव किया सर? 4,000 का। क्या करें, इसको ऐड करेंगे ना? हाँ सर ऐड करेंगे। अगर सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस में छूट मिलता है, ठीक है, तो वो आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको इसको ऐड करना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले ही एग्जेम्प्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। पहले आपको ऐड करना चाहिए, बाद में उसको आपको एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज 4,000। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन में पूछा है सर, प्रोफेशनल टैक्स पूछा है, मेडिकल एक्सपेंस पूछा है, एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूछा है। तो एक काम करते हैं, प्रोविडेंट फंड को दे देते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ टैक्सेबल है क्या? अरे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ जो 5,000 का अमाउंट जो है, ये टैक्सेबल है क्या? या कुछ 12% या 9.5% का खेल खेला जाएगा? जो लोग प्रोविडेंट फंड पढ़ चुके हो, आई होप उनको याद है, 12%, 9.5% का खेल खेला जाता है टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड का। इस केस में क्या करे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 5,000 का है, इसको क्या करे? व्हाट शुड वी डू विद दिस 5,000 इन आरपीएफ? बोलो। এটা তো ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট হবে না কারণ অলরেডি ট্যাক্সড। यस वेरी गुड। एम्प्लॉय के हाथ में, ये तो ऑलरेडी एम्प्लॉय के बेसिक के अंदर इंक्लूड हो जाता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो एक काम कर लो, इसका वर्किंग नोड, मतलब एक नोड बोल के, वर्किंग नोड बोल के भी बोल सकते हो, एक नोड बोल के दूसरी जगह में पुट कर देते हैं सर। तो वर्किंग नोड में लिख दो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। স্যার এটা আরপিএফ হবে না এসপিএফ হবে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তো नहीं, क्वेश्चन में तो आरपीएफ ही दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो हो ही सकता है ना, वो आरपीएफ में भी डाल सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल। सिंपल बात है। सबसे पहला बात, एम्प्लॉय पुट कर रहे हैं आप, ये तो देखो एम्प्लॉय पुट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के हाथ में नॉट टैक्सेबल होता ही नहीं है ना, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल, पहला बात। एंड और एक चीज यहां पर होता है, क्या होता है बोले तो, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा होता है उसका डिडक्शन मिलता है ना सर,
क्या रे, डिडक्शन तो बहुत लोग कर चुके हो, जानते हो आप लोग डिडक्शन, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा सेक्शन में आता है? बोलो, आरपीएफ का कौन सा सेक्शन है? 80 सी, थैंक यू सर, 80 सी के अंदर उनको डिडक्शन मिलता है। ऐसे 80 सी 1.5 लाख तक का डिडक्शन देता है, उसमें एलआईसी प्रीमियम है, आरपीएफ है, सब मिला जुला के 80 सी 80 सीसीडी सब मिला जुला के आप 1.5 लाख तक ले सकते हो, ठीक है, सैलरी से छूट। जिन लोगों का डिडक्शन चैप्टर हो चुका है दे नो कि हाउ टू कैलकुलेट डिडक्शंस वगैरह, जरूरत पड़ने से रिवीजन कर लो एक बार डिडक्शन चैप्टर। जिनका अभी भी डिडक्शन नहीं हुआ है डोंट वरी, हम लोग डिडक्शन फिर से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डिडक्शन का एक पूरा चैप्टर आएगा सर, जिसमें 80 सी से लेके 80 यू तक का पूरा लंबा सेक्शन है, जिसमें आपको ग्रॉस इनकम के बाद, नॉट जस्ट फॉर सैलरी, इवन इफ एवरी इनकम, मतलब एवरी हेड्स ऑफ इनकम, चाहे सैलरी इनकम हो, बीपी इनकम हो, सीजी इनकम हो, अदर सोर्स इनकम हो, आप पूरा ग्रॉस इनकम करने के बाद आपको डिडक्शन मिलता है। उसका एक पूरा लंबा सेक्शन का लाइन है, उसको आपको याद रखना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना सर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए बड़ा वाइटल एरिया है कि आप किस किस सेक्शंस के थ्रू से क्या क्या डिडक्शन अपने इनकम टैक्स में कम कर सकते हो, लीगली कम कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास वो सब प्रूफ है तो ही कर पाओगे, ठीक है। जिसमें से ये प्रोविडेंट फंड का एक पैसा जो है, आप अगर कुछ भी जमा करते हो 80C में डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम लिमिट उसका 1,50,000 का बांधा हुआ है। इसका पूरा लिस्ट है, जिनके पास लिस्ट है वो लिस्ट एक बार गो थ्रू मस्ट हमेशा करते रहना। कैप्सूल्स मैंने देके रखा, जिनके पास नहीं है मैं उनको फिर से कैप्सूल्स दे दूंगा, अगर नहीं है तो मेरे को एक बार जस्ट याद दिलाना कि सर मेरे को इनकम टैक्स का कैप्सूल दीजिए, तो मैं आप लोगों को कैप्सूल दे दूंगा। आप लोग हमेशा उसको रात को सोने के टाइम पे एक बार करके देख लेना, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है सर। अच्छा, ये रहा आपका नोट्स, ठीक है। अच्छा, रही बात नोट्स की, तो ये हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो इसको एक काम कर देते हैं, डैश कर देते हैं ना सर, क्योंकि तो कुछ होगा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, और क्या ट्रीटमेंट आ सकता है सर इसके अंदर, और क्या क्या बोला है सर क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन ने मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स के एक पॉइंट दिया है और प्रोफेशनल टैक्स पेड के बारे में बोला है। क्या कहते हो, मेडिकल एक्सपेंस के बारे में क्या कहते हो सर, बोलो। मेडिकल एक्सपेंस के बारे में क्या ख्याल है? टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स्ड, क्या कहते हो बोलो। ये जो मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स हुआ है 25,000 का, क्या ये गोयल के हाथ में टैक्सेबल है या फिर नॉन टैक्सेबल है? सर टैक्सेबल है ना, बिकॉज अल्टीमेटली गोयल को उसका एम्प्लॉयर वापस कर दिया है, जो भी खर्चा गोयल ने किया था अल्टीमेटली वो खर्चा उसका एम्प्लॉयर से मिला है। तो क्योंकि अगर ये एम्प्लॉयर से बाद में मिल गया तो यही मानेंगे कि ये पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है। और मेडिकल फैसिलिटीज जो भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है ना सर, वो पार्कोजिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्कोजिट्स कहलाता है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाता है। तो मेडिकल एक्सपेंस जो भी है पार्कोजिट्स है, एम्प्लॉयर दे रहा है। और एक चीज़ बोला है सर इसमें, प्रोफेशनल टैक्स। आपको पता है प्रोफेशनल टैक्स क्या है? हम लोग जस्ट कुछ मिनट पहले ही प्रोफेशनल टैक्स का डिटेल समझे हैं कि क्यों प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है, कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स के मामले में अमाउंट का क्या ख्याल है सर? 2000। तो बताइएगा सर कितना अमाउंट उसका टैक्सेबल में ला दे, टोटल इनकम में कितना आएगा, 2000 या 1000? प्रोफेशनल टैक्स पे 2000 होगा कि 1000 होगा? बोलो सर बोलो। 2000 नहीं सर, 1000। क्यों सर? प्रोफेशनल टैक्स 2000 पे कर रहा है वो, बट 1000 तो उसका खुद का है, तो जो खुद का पेमेंट है वो तो खुद का एक्सपेंस है, दिस इज दैट इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, तो उसको क्यों टैक्सेबल में लाएंगे? लेकिन जो टैक्स उसको एम्प्लॉयर से मिल रहा है, मतलब प्रोफेशनल टैक्स उसका ही है, एम्प्लॉय का ही टैक्स है,
बट पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। मैं आपको अभी जस्ट कुछ मिनट पहले समझा रहा था प्रोफेशनल टैक्स के अंदर कि ई प्रोफेशनल टैक्स इज रिम्बर्स्ड और डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। द अमाउंट सो पेड इज फर्स्ट इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम एंड देन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहले इंक्लूड करेंगे, बाद में माइनस करेंगे, जो एम्प्लॉयर समझता है। एम्प्लॉय खुद जो दे रहा है वो किसी भी तरह का पार्क्विजिट्स या अलाउंस के अंदर नहीं लाया जाता, ठीक है। लेकिन जब एम्प्लॉयर से मिले तो इस टाइप ऑफ पार्क्विजिट्स माना जाएगा और वो टैक्सेबल होता है। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स के केस में रूल है कि आप पहले इसको इंक्लूड करो और बाद में सेक्शन 16 के तहत माइनस कर दो। समझ में आ गया सर? ठीक है। सो प्रोफेशनल टैक्स डोंट ऐड 2000, इट्स जस्ट अ 1000 बिकॉज 1000 इज फ्रॉम एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ठीक है। 1000 वो खुद पे कर रहा है, एम्प्लॉय खुद का है उसका पैसा, बट 1000 जो है वो उसका एम्प्लॉयर से ले रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको पहले ऐड करना चाहिए और बाद में लेस कर देना चाहिए। तो ये रहा आपका ग्रॉस सैलरी की हिसाब किताब। समझ में आ रहा है सर? टोटल करके बच्चे बताओगे क्या? 40, 10, 55, 10, 50, 55, 10, 65, 65 और 4, 69, 69 एंड 70, 70 एंड 25,000, 95,000 आ रहा है। क्या आप लोगों का भी 95,000 आया? एक बार जस्ट कंफर्म करना मुझे। बोलो सर। ग्रॉस सैलरी मिल गया हमें, ठीक है, हमें ग्रॉस सैलरी मिल गया। बट सर आज और ग्रॉस सैलरी में रुकना नहीं है, बिकॉज आज तो आपको मैं सेक्शन 16 का एरिया समझाने वाला हूँ, ठीक है। सेक्शन 16 आपको कुछ मौका देता है सर, ग्रॉस के बाद आपको कुछ स्पेशल मौका देता है, ठीक है। इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं सर, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ये सरकार का बना हुआ एक इंटरेस्टिंग एरिया है जो टैक्स पेयर्स को बड़ा हेल्प करता है। इसमें सबसे हेल्पफुल जो है सर, ये पहले नहीं हुआ करता था बट लास्ट 3-4 साल से ये एक बड़ा पॉपुलर हुआ है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अंदर इसको 50,000 का, किसी भी सैलरीड पर्सन को 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, जो भी उसका ग्रॉस सैलरी हो उससे, ठीक है, 50,000 तक का। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं ना सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A को पुट कर देते हैं। तो ग्रॉस सैलरी के बाद आपके सामने मौका क्या आ गया? एकदम मौका पे चौका मार देते हैं सर। डिडक्शन 16 सबसेक्शन 1A स्मॉल 1, हाँ स्मॉल 1A, ठीक है, लातिन में सबसेक्शन 1A। इसको हम लोग वैसे बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000, ठीक है, अप टू 50K कर दिया, नहीं ठीक है चलो 1000, अप टू 50,000। ये एक पॉइंट हो गया, अप टू 50,000। इसको बाहर में यहाँ से माइनस करने की जगह में आउटर में पुट कर देते हैं, इसका और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। ये हो गया एक। अच्छा दूसरा, और भी कुछ माइनस कर सकते हैं ना, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर है तो, ठीक है। अच्छा एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस सिर्फ आप गवर्नमेंट के केस में ही कर सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, अलाउएबल ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, प्राइवेट के लिए नहीं है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो आप क्या लिखोगे? अंडर सेक्शन 16 subsection 2 it's called entertainment allowance, ठीक है, entertainment allowance। कितने का, कितना माइनस करेंगे सर entertainment allowance? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यस सर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। 4,000 देखो सर इसका रूल है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, इसका रूल है कि कितना एग्जेम्प्ट आपको करने का मौका मिलेगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम एक लिमिट बांधा हुआ है 5,000 का, 1/5 ऑफ द बेसिक। तो 1/5 ऑफ द बेसिक कितना हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में 1/5 ऑफ द बेसिक कितना हो जाएगा, एक बार देख लो तो। बेसिक कितना है उसका? बेसिक है 40,000 का ना, एक बार चेक करो, आप लोग ऑलरेडी लिख के आए हो। बेसिक 40,000 का क्या? यस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो आपको बेसिकली डिडक्शन करने का मौका मिलेगा
वो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक सेकेंड रुको, इसको यहीं पर शो कर देता हूँ, इसको यहीं पर शो कर देता हूँ। इस 50,000 के बाद यहाँ पर माइनस होगा, बट माइनस क्या क्या होगा उसको बताने का एक तरीका अपनाते हैं, इसको बताने का एक तरीका अपनाते हैं। अलाउंस रिसीव्ड कितना है, अच्छा ऐसे कर देते हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब भी कर लो सर, ठीक है। ऐसे 4000 जो लोग आंसर बोले हैं सही बोला है मुझे लगता है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पॉइंट ए, अलाउंस रिसीव्ड, अलाउंस रिसीव्ड यू ऑल नो सर, इनर कॉलम में पुट कर देना 4000। पॉइंट बी इज 1/5 ऑफ बेसिक, तो 1/5 ऑफ बेसिक इसका मतलब हो जाता है 1/5 इंटू 40,000, है ना? यस, तो 2000 दिस इज 4,000 या 8,000? 2000 हाँ सर, सर 1/5 2000 40,000 का 1/5 8,000 हो रहा है ना? 8,000 2000 कैसे 2,000 सर? 8 सर 40 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा? 5 हाँ 8 सर। में 8,000 8,000 ना? यस सर 1/5 ऑफ बेसिक 8,000, 2,000 नहीं होगा सर, करके देखो, कुछ सिली मिस्टेक कर रहे हो। हाँ पॉइंट से स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना है गवर्नमेंट का, तो जो लिमिट है स्टैट्यूटरी लिमिट 5,000। अब इन तीनों में से जो सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता कौन? यही है ना, 4,000। यही 4,000 आपका, यही वाला जो अमाउंट है यही आपका माइनस हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में यू कैन पुट इट 4,000, ठीक है। आउटर कॉलम में आप पुट कर दो 4,000 बोल के। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन में 16 के अंदर और कुछ आएगा? प्रोफेशनल टैक्स, ये था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ये जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का एरिया था। और एक एरिया रह गया सर, दैट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, एंड इसका मतलब है कि ये पी टैक्स का बात कर रहा है या प्रोफेशनल टैक्स का बात कर रहा है। तो प्रोफेशनल टैक्स आपने पहले माइनस कितना किए थे? ऐड हुआ ना पहले सॉरी, पहले आप ऐड कितना किए थे? 1,000 ऐड किए थे 1,000, ठीक है। तो अभी लेस करना है आपको, ठीक है। ये सब लेस अमाउंट चल रहा है, ये लेस कितना करोगे? 2,000। वेरी गुड सर, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड जो है अमाउंट है ना सर, ये पूरा पेड अमाउंट ही आप लेस कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा अमाउंट ही आप लेस कर सकते हो। क्या हो गया, ये बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। ठीक है, तो ये पेमेंट मतलब एक्चुअली देखो, एम्प्लॉयर का जो अमाउंट है वो एक्चुअली पार्क स्ट्रीट हो जाता है। तो क्योंकि वो पार्क स्ट्रीट हो जाता है तो उसको 1,000 को ऐड कर दिए, लेकिन जितना वो पे करेगा ना, बिकॉज देखो ऑलरेडी तो वो ये तो एक टैक्स ही है ना। तो अब टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे जो टैक्स आप पहले पे किए हो उसको तो माइनस कर देना चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, डबल टैक्सेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए टैक्स। सो बिकॉज ये टैक्स है तो फिर ये वाला टैक्स तो आपको टोटल इनकम से माइनस करके ही आपको मिलेगा। तो 2,000 का आपने पे किया, टैक्स है तो वो टैक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। भले ही आपका 1,000 पहले आप इसलिए ऐड किया था आपने, बिकॉज वो आपका एम्प्लॉयर मतलब आप जिनके पास नौकरी करते हो उन्होंने आपके बिहाफ में भरा था। और अगर आपका टैक्स आपका एम्प्लॉयर भरे तो वो एक स्पेशल फैसिलिटीज हो गया जो पार्क्विजिट स्ट्रीट होता है, इसलिए पहले ऐड किया जाता है अगर एम्प्लॉयर देता है और बाद में लेस किया जाता है। मगर अगर ये एम्प्लॉय खुद देता तो इसको ऐड करने का जरूरत नहीं होता, आप डायरेक्टली यहाँ पर माइनस कर सकते थे। बोलो सर, बात समझ में आया? हेलो, क्लियर हो रहा है सर? यस सर। तो यहाँ पर ये जो 50,000 आया है, पहले हाँ बोलो पैसा अगर एम्प्लॉय देता तो उसको ऐड करते उस टाइम। क्या बोल, हाँ पूरा, अगर पूरा एम्प्लॉयर देते तो पूरा ऐड करते। नहीं अगर एम्प्लॉय देता तो ऐड
एम्प्लॉय देता तो ऐड नहीं करते ना पहले। नहीं, एम्प्लॉय देता तो क्यों ऐड करते? बिकॉज वो तो किसी भी तरह का पार्कोजिस नहीं है ना। एम्प्लॉय जब खुद ही खुद का टैक्स पे करे तो उसमें किस मतलब क्या लॉजिक है उसका? मतलब मैं अपना पेमेंट खुद कर रहा हूँ तो उसको क्यों टैक्स के अंदर काउंट करूँ मैं? या आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कर रहे हो ना, जो आपको मिलता है एम्प्लॉयर से। बट अगर आप आपका खर्चा खुद ही कर रहे हो तो उसको सैलरी में क्यों इंक्लूड करोगे? जो आपको मिलता है वो आपको इंक्लूड करना चाहिए ना क्रॉस इनकम में। बोलो Yes. सर, लॉजिक है कि नहीं बात में? लॉजिक से Yes. चलना सर, है ना? प्रोविजंस तो है ही, बट प्रोविजंस के साथ साथ कुछ चीजें लॉजिकली भी सोचना चाहिए आपको, ठीक है? कि भाई क्यों क्यों माइनस करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्यों लेस करेंगे। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मतलब अगर आप रटोगे तो हमेशा मुश्किल में रह जाओगे। रटना नहीं है, मगअप करोगे मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझदारी से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रोफेशनल टैक्स को क्यों माइनस कर दिए यहाँ पर? बिकॉज ये ऑलरेडी मेरा टैक्स है, तो एक बार तो मैं टैक्स दिया, तो जो टैक्स मैं पहले पे किया वो मेरे इनकम से ही मैंने किया, तो फिर से मैं टैक्स के अंदर टैक्स को क्यों इंक्लूड करूं? इसीलिए क्योंकि जब एम्प्लॉयर से मिला तो वो पार्कोजिट जैसे फीलिंग आया कि भाई मेरा टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है, दैट्स व्हाई यू इंक्लूड इट हियर, मतलब ऐड कर दिया। बट जब आपने तो पूरा 2000 का टैक्स आपने दिया, ठीक है, तो वो टैक्स तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा ना फिर। तो टैक्स ऑन टैक्स तो अलाउड नहीं है, इसीलिए आप टैक्स वाला जो पैसा है वो माइनस कर दो, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। सिंपल बात है, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट आपको बाद में पी टैक्स को माइनस करने का मौका देता है। बस इतनी सी बात है। जस्ट माइनस करके मुझे बताना कि सर कितना अमाउंट हुआ। 50,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000। सही बोला क्या? नहीं सॉरी, 50,000 नहीं, एक सेकेंड, 95,000 वहां से माइनस होगा 50,000, वहां से माइनस होगा, मतलब 95 माइनस 54 एंड 2, मतलब 5 और 9 तो 11। फ्रॉम 95 से चला जाएगा 50,000, 54, हाँ 39, यस 39 इज द राइट आंसर सर। ये 39 को क्या बोलेंगे? नेट सैलरी बोलेंगे या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी बोलेंगे, ठीक है? ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जब भी आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछेगा ना, तो आपको ऑब्वियसली सेक्शन 16 को जबरदस्त यूज करना है, एकदम बिल्कुल, ठीक है? तो सेक्शन 16 को यूज करके ही आपको जवाब ढूंढ के देना है, ठीक है? तो सेक्शन 16 का ये था कॉन्सेप्ट। बोलो सर, सेक्शन 16 1A, सेक्शन 16 2 एंड सेक्शन 16 3, ये तीनों सेक्शन सैलरी का बड़ा ही मतलब कंक्लूजन है बेसिकली। मतलब लास्ट में सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये सेक्शन 16 पिक्चर में आ जाता है, और इसमें ये तो एकदम आंख बंद करके आ जाता है सर। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस अप टू 50, हाँ अप टू 50 का है। और अगर किसी का एक्चुअली अप टू 50 इसलिए, अगर किसी का मानो 50,000 नहीं हो रहा है, उससे कम टोटल सैलरी हो रहा है, तो फिर उतना ही मिलेगा, 50,000 क्रेडिट नहीं होता। मतलब अगर किसी का ग्रॉस सैलरी हो रहा है मानो किसी का 45,000, तो इन दैट केस उसको डिडक्शन किया 50,000 का मिलेगा क्या? अब बात समझ रहे हैं सर? अगर आपका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 45,000 का, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या 50,000 का दे दिया जाएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे? मेरा 5,000 का क्रेडिट है। अरे बात कुछ समझ में आया है ना? क्रेडिट नहीं चलता इधर इधर कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं चलता, जैसे वो जीएसटी में चलता है ना, इनकम टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर ऐसे वाला बात कुछ है नहीं, ठीक है? कुछ क्रेडिट अलाउड सिस्टम होता है, वो कुछ और कॉन्सेप्ट में आता है इनकम टैक्स के अंदर, बताऊंगा आप लोगों को आगे आगे, ठीक है? बट ये ग्रॉस, इसमें कुछ नहीं होता। तो इसमें अगर आप मानो कि आपका ग्रॉस ही हो रहा था 45, तो आपको मैक्सिमम 50 है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 50 होगा कि 45 होगा? ऑब्वियसली 45 होगा। तो टैक्स कितना हो जाएगा? नील। समझे? समझे साहब? बोलो। सर लास्ट স্লাইডটা একটু দেখাবেন? লাস্ট বল। স্লাইডটা এটা মানে এই কোশ্চেনের সলিউশনটা? ইয়েস স্যার, ইয়েস। আচ্ছা, নে করে নে, দেখতে পাচ্ছি তো এবারে? হ্যাঁ হয়ে গেছে স্যার। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो ये बेसिकली होता है सैलरी का मतलब एक कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें आपको मोटा मोटी, अब देखो अभी ये
16 का एरिया तो नॉर्मल था, बट यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ बेसिक था, डीए था, कमीशन था, एंटरटेनमेंट था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, मेडिकल था, इसमें मोटर कार हो सकता है, एचआरए हो सकता है, आरएफए हो सकता है, ठीक है, ग्रेचुइटी हो सकता है, पेंशन हो सकता है। एंड इफ यू नो दी ट्रीटमेंट, जस्ट आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट को वर्किंग्स में करके यहाँ पर अमाउंट को पुट करना है, बस, और कुछ नहीं। ऐसा ही आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलता जाएगा। कभी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, कभी आपको कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मिलेगा, या फिर साथ में पेंशन, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, आपको भर भर के कुछ भी पूछ सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, आपको कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। आपको बस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मतलब जो एग्जेम्प्टेड है उसको अलग करना है, टैक्सेबल अमाउंट अंडर करना है, मतलब इंक्लूड करना है, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस सैलरी के बाद आपको सेक्शन 16 का यूज करना है, जिसमें सब सेक्शन 16(1)(a) में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देना है, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में आपको प्रोफेशनल टैक्स का जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको देखना है। बस आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर एकदम आराम से कर लोगे। इसके बाद भी एक एरिया आता है सर, अगर मानो एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपको टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? आपको टैक्सेबिलिटी, ठीक है, मतलब कितना टैक्स आपको पे करना होगा। जैसे देखो 39,000 सैलरी टैक्सेबल तो होता नहीं है। हाँ सर, क्या 39,000 सैलरी जो है ये टैक्सेबल है क्या? मतलब आपको सरकार के घर में टैक्स देना होगा कुछ? नो सर। अगर टोटल इनकम आपका, अगर टोटल इनकम उसमें सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी, आईफोज, हाँ मतलब जितना 5 हेड्स है सभी हेड्स मिला के, या फिर किसी सिंगल हेड से, अगर आपका टोटल इनकम बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह से, चाहे 5 हेड्स हो चाहे 2 हेड्स हो, ठीक है, आउट ऑफ 5 हेड्स एनी 1 हेड्स या एनी 4 हेड्स, एनी 3 हेड्स, एनी 1 हेड्स, एनी 3 हेड्स, एनी 5 हेड्स, अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस करता है तो जाके आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बस जो आपको मैं पहले भी बहुत बार सिखाया, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, बेसिक्स ऑफ, मतलब एक्चुअली इनकम टैक्स पढ़ने के स्टार्टिंग में हम लोग ये सब क्वेश्चन बार बार किए हैं, है ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टैक्स लायबिलिटी अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में, तो अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस करता है, अगर आपका एज 60 के नीचे है तो, ठीक है, अगर 60 से ऊपर है तो, अरे अगर ग्रेटर देन 60 ईयर्स है क्या तब भी 2,50,000? 3 लाख। तब आपका हो जाएगा 3 लाख। और अगर आपका एज 80 ईयर्स के ऊपर है तो 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तो नॉर्मल केस हो गया जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं, और एक न्यू रूल आया ना सर 115, न्यू रूल क्या है? 115 BC। BAC, हाँ सर 115 BAC। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक अलग ही टैक्स स्लैब दिया है, बट इसके अंदर आपको 2.5 लाख करके बढ़ता है। हाँ जी, वेरी गुड सर, उसका स्लैब रेट भी थोड़ा अलग है, लेकिन वो अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन में ना बोल देता है कि नॉट अंडर दी 115 BAC बोल के, अगर क्वेश्चन ना, अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि किसी के केस में कि 115 BAC में फायदा है तो आप 115 BAC से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि दिस पर्टिकुलर बंदा ने 115 BAC नहीं लिया है, तो फिर आपको नहीं लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान। लेकिन अगर हाँ, अगर आप चाहो तो आप 115 BAC से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्लैब रेट है, ठीक है, इतना दिन से चले आ रहे हैं वो वाला स्लैब रेट अभी भी है, उसमें से भी करो, उसमें डिडक्शंस का फायदा होता है। बट 115 BAC में स्लैब रेट थोड़ा सस्ता है, बट आपको उसमें डिडक्शंस का फायदा, मैक्सिमम फायदा नहीं मिलता है। ये पहले भी मैं क्लास में बात कर चुका हूँ 115 BAC का। क्या रे, कर चुके कि नहीं कर चुके? बेसिक्स पढ़ाने के टाइम पे ही मैंने इसके बारे में चर्चा पूरा कर दिया, किया कि नहीं यार? बोल। ओके, चलो सर, ओके डोके, दूसरा सम्स में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सेक्शन 16 का बड़ा अच्छा इस्तेमाल सीखा हम लोगों ने कि सेक्शन 16 को कैसे कैसे यूज़ करना है। काफ़ी दिनों से सबके मन में चल रहा था सेक्शन 16 का यूज़ कब करें। अच्छा, ये एक इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सर, ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से करना, ठीक है।
ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पहले सुनो, फिर इसके रिगार्डिंग मैटर आपको मैं समझाता हूँ, बट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इन द केस ऑफ मिस्टर हरी, मिस्टर हरी जिनका उम्र कितना हो गया सर, हु टर्न 69 ईयर्स, कब, 28 मार्च 2022 को, ठीक है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि हम लोग 22 में हैं, ठीक है, उसी हिसाब से रेट दिया है। ये अगर 21 भी होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे मन में मत बैठा लेना सर अगर एक मतलब 22 में होगा ऐसा बोल रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये मान के चल रहा है कि 22 चल रहा है, ठीक है। अब ये 2021 भी लिखता तो आप 2021 के हिसाब से कर देना, 2020 लिखता तो उसके हिसाब से कर देना, ठीक है। इट्स जस्ट अ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का खेल है यहाँ पर। तो इन केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न 69 ईयर्स ऑन 28 मार्च 2022, यू आर इन्फॉर्म दैट, एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली जब जो लोग जून में एग्जाम में बैठेगा, मतलब 2022 के मई जून में एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये सब डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिनका इस बार का एग्जाम है नवंबर दिसंबर का, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो लोग 21 22 इस तरह से सोच देखेगा। बस इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा डेट का इधर उधर होता है। अच्छा, you are informed that the salary computed for the previous year 21-22 is 10,20,000। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर है, सो 22-23 असेसमेंट ईयर का ध्यान से सुनना, यहाँ पर असेसमेंट और प्रीवियस ईयर का बड़ा मतलब चंगा खेल है सर। क्यों, देखो अभी देखो आपको समझ में आएगा। ये जो मिस्टर हरी है जो 69 ईयर्स का टर्न मतलब हो गया है 22-23 में, इनका 21-22 का सैलरी इनका कंप्यूट करके रखा गया है। 21-22 इनका क्या है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। 21-22 इनका क्या है, प्रीवियस ईयर, जिसमें इन्होंने कितना सैलरी अर्न किया, 10,20,000 का, एंड इनका कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी है, मतलब पुराना सैलरी एरियर्स था, बाकी था, अभी मिल रहा है, जिसका वैल्यूएशन है 3,45,000 का। पुराना किसी प्रीवियस ईयर का सैलरी है सर, ठीक है, 3,45,000 का। फर्दर यू आर गिवन, हो सकता है ऐसा कि पुराना सैलरी आपको उस टाइम पे किसी कारण से नहीं मिला था, अभी गवर्नमेंट या फिर पर्टिकुलर कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट कर रहा है, या फिर उस टाइम पे किसी कारण से बाकी रखा था, अभी पे कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस टाइम पे नहीं दिया था तो कि उसका टैक्स लिया था, तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि शायद पहले नहीं दिया था तो अभी उसका टैक्स का क्या होगा, 3,45,000 जो अभी मिल रहा है, जो एरियर्स है, ठीक है, जो पुराना किसी सालों का एरियर्स है, तब नहीं मिला था अब मिल रहा है, ठीक है। तो फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द अर्लियर ईयर्स टू व्हिच द एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू। कहने का मतलब क्या, ये जो 3,45,000 का जो एरियर्स है, जो बाकी सैलरी पुराना ईयर का है, उसका डिटेल्स कुछ आपके सामने दिया है। 2010-11 का डिटेल्स दिया है, प्रीवियस ईयर 10-11, इसमें टैक्सेबल सैलरी था 7,10,000 का, बट एरियर जो था जो अभी रिसीव कर रहे हो आप, दैट इज 1,03,000 का। टैक्सेबल सैलरी उस टाइम पे 10-11 में 7,10,000 का हुआ करता था, इसमें एरियर्स था जिसका रिसीव अब चल रहा है 1,03,000 का। ध्यान से देखना, हाँ सर, ओके। और क्या बोला क्वेश्चन में, देखो ये जो एरियर्स है इसमें 2011-12 का भी एरियर्स है। 2011-12 में मतलब 11-12 में आपका टैक्सेबल सैलरी था 8,25,000 का, जिसमें आपका एरियर्स जो अभी आप रिसीव कर रहे हो दैट इज 1,17,000 का। सर 12-13 का भी है, 12-13 का भी एरियर्स है, उसमें टैक्सेबल सैलरी हुआ करता था आपका 9,50,000 का, जिसका एरियर्स था उस टाइम पे 1,25,000 का, जो अभी आप अभी रिसीव कर रहे हो। सर ऐसे केसेस में रिलीफ पिक्चर में आ जाता है। कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 and the tax payable for the assessment year 22-23 assume that Mr. Hari does not opt for section 115 BSc। मतलब ये जो मिस्टर हरी हैं, अभी मैं आपको बोल रहा था 115 BSc जो कंसेशनल रेट, एक न्यू स्लैब का रेट बना के रखा है जो यू ऑलरेडी नो, उसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BSc। 115 BSc वाला सेक्शंस पे मिस्टर हरी अपने आप को ऑप्टेड नहीं किया है, तो फिर जो ट्रेडिशनल स्लैब रेट है उसी के हिसाब से करेंटली जो चल रहा है आपको करना होगा। लेकिन सर अभी मन में क्या चल रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है, बोलो सर। ये सब तो ठीक है, बट सवाल, एक ही सवाल मन में चलना चाहिए
कि सर ये जो पैसा अभी रिसीव कर रहा है ये तो पुराना सालों का है, कभी 10-11 का है, 11-12 का है, 12-13 का है, लेकिन उस टाइम पे टैक्स रेट अभी के जैसा था इसका तो कोई गारंटी नहीं है सर। अरे नहीं सर, अलग था। अलग था, है ना, एकदम अलग था। 10-11 का टैक्स रेट, 11-12 का टैक्स रेट, 12-13 का टैक्स रेट सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मैक्सिमम केस में अलग ही रहता है सर। ठीक है, तो चलो सर रेट ऑफ टैक्स का स्लैब रेट आपको दे के रखा है, ठीक है, दे के रखेगा। क्वेश्चन अगर ऐसा सवाल करेगा तो ज़रूर आपको पुराना टैक्स स्लैब भी बता के रखेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि आज थोड़ा इतिहास पे चर्चा करेंगे, कि इनकम टैक्स में थोड़ा हिस्ट्री में पहुंचेंगे। तो चलो सर 11-12 के टाइम पे क्या टैक्स रेट हुआ करता था देख लो, ठीक है। 11-12 के टाइम पे क्या टैक्स रेट हुआ करता था देख लेते हैं सर। चलो रेसिड, अच्छा यहाँ पर भी दो खेल है। अगर आप 60 ईयर्स के ज़्यादा थे, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, अगर आपका एज 60 से ज़्यादा था उन दिनों, मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन थे तो आपका स्लैब अलग जो आज भी है, और अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट थे मतलब बिलो 60 वाला थे तो बिलो 60 का अलग, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा हमारा जो बंदा है वो बिलो 60 वाले हैं कि अबव 60 वाले हैं? सर अभी 69 का, उस टाइम लेस कर देंगे उतना ईयर्स। हाँ समझ में आ रहा है सर। अब 2021-22 पे वो 69 के हैं, तो 2011-12 में वो कितने साल के थे? 59। 59 सर, बोलो प्रीवियस ईयर का हिसाब लगाओ। प्रीवियस ईयर 21-22 करेंट प्रीवियस ईयर है, और 11-12 जो है वो उसका स्टार्टिंग मतलब एरियर जब से चालू हुआ है इसका, ठीक है। तो क्या उस टाइम पे अभी 69 के हैं, तो क्या 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 59 के हो जाएंगे। तब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो 59 की होंगे, ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 59 के होंगे तो कौन सा वाला स्लैब लेंगे, 1,60,000 वाला कि 2,40,000 वाला? ऑब्वियसली अगर 60 के नीचे है तो 1,60,000 वाला स्लैब आ जाएगा, है ना। और अगर 1,60,000 से सॉरी अगर 60 से ज़्यादा चल रहा है या 60 से ज़्यादा तो फिर ये वाला स्लैब आ जाएगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सर वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है, कि भाई कब किसका केज कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, वो एज का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर स्लैब रेट दे के रखा है सर, ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे अभी, डोंट वरी, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको करा दूंगा कि आपको स्लैब भी बता दूंगा। चीज़ क्वेश्चन में और एक चीज़ भी आपको यहाँ पर बता के रखा है सर, जैसे आज भी एजुकेशन एंड हेल्थ सेस होता है, ऐसे करेंटली एजुकेशन एंड हेल्थ सेस कितना चल रहा है? 4%। और सर ये जो पूरा टाइम पीरियड था ना फ्रॉम 2011-12 से 13-14, इन दिनों एजुकेशन सेस चलता था 2% एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस 1%। एक्चुअली उन दिनों हेल्थ सेस बोल के कुछ नहीं लेता था, ठीक है, ये हम लोग के टाइम का बात है बेसिकली, जब हम लोग पढ़ाई करते थे। तो एजुकेशन प्लस हेल्थ सेस, ठीक है, तो एजुकेशन प्लस हेल्थ सेस अभी नाम हो गया, बट हम लोग के टाइम पे क्या होता था सर, एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस, ठीक है। तो एजुकेशन सेस हुआ करता था 2% का, और हायर एजुकेशन सेस हुआ करता था 1% का। कुल मिला के रेट था सर 3% का, अभी हुआ गया सर मतलब बेसिकली ओवरऑल 4% कर दिया। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किधर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस ये आपको बोल के रखा। सर सब चीज़ समझ में आ गया, क्वेश्चन का स्टोरी भी समझ में आ गया, बट रिलीफ नहीं समझ में आया, रिलीफ नहीं समझ में आया, रिलीफ तो समझा दो। यस सर, आपको रिलीफ समझाना तो पड़ेगा ना सर, रिलीफ बिल्कुल समझाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछा ही है कि कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89। एक्चुअली रिलीफ ऐसे सिचुएशंस में ही क्रिएट होता है जब कभी पुराना रेट का टैक्स है, ठीक है, उसका रिसीव अभी हो रहा है, ऐसे सिचुएशंस में रिलीफ आ जाता है सर पिक्चर में, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में ही पिक्चर में रिलीफ आता है। ये देखो रिलीफ का बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, मैं आपको एक बार रिलीफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। चलो देखो सर, कब कब रिलीफ पिक्चर में आता है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी।
where by reason of any portion of an assessee salary being paid in arrears or in advance, or by reason of his having received in any one financial year salary for more than 12 months, or a payment of profit in lieu of salary under section 17 subsection 3, his income is assessed at a rate higher than at which it would otherwise have been assessed. ठीक है, मतलब ज़्यादा रेट में एसेस हो गया, शायद उससे कम होना चाहिए था. The assessing officer shall on an application made to him in this behalf grant such relief as prescribed. मतलब अगर आज के रेट में हिसाब लगाएंगे तो ज़्यादा रेट हो जाएगा, लेकिन पुराना रेट का बात है तो कम होना चाहिए. तो ऐसे केसेस में रिलीफ पिक्चर में आ सकता है. ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, सिमिलर टैक्स रिलीफ इज एक्सटेंडेड टू एसेसीज हु रिसीव एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन. मतलब फैमिली पेंशन पुराना रेट का था, अभी मिल रहा है, पुराना पेंशन बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो ऐसे केसेस में भी रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है. पेंशन नॉर्मली किसको मिलता है, किसके फैमिली मेंबर्स में डेथ हो जाते हैं, ठीक है, जो पहले के भी किसी एक जगह में एम्प्लॉय हुआ करता था, अब उनकी फैमिली को उनके बिहाफ में जब पैसा मिलता है तो उसको पेंशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन. ठीक है, और फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ. ठीक है, अच्छा और एक चीज यहाँ पर बोला है सर, नो रिलीफ एट द टाइम ऑफ voluntary retirement or termination of service. No relief shall be granted in respect of any amount received or receivable by an assessee on his voluntary retirement or a termination of service. As you know, voluntary retirement क्या होता है, in accordance with any scheme or scheme of voluntary retirement or a scheme of voluntary separation in case of a public sector company. If exemption under section 10(10)(c), you know section 10 subsection 10(c) में क्या होता है, in respect of such compensation received on voluntary retirement or termination of his service or voluntary separation has been claimed by the assessee in respect of the same assessment year or any other assessment year. बट इसमें रिलीफ नहीं मिलता. ठीक है, 10 सबसेक्शन 10(c) पिक्चर में आ सकता है, बट रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करता. ऐसे रिलीफ का जो कैलकुलेटिंग सिस्टम है सर, अगर मैं आपको सिस्टम में थोड़ा बात करूँ तो सिस्टम कुछ ऐसा है. ये स्टेप आप याद रखोगे, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है एक बार, तब जाके आपको याद रहेगा. ऐसे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको मैं ये स्टेप बताऊं तो आपको समझ में पूरा नहीं आएगा. क्यों? ऐसा लगेगा कि कुछ रट्टू तोता जैसा रटने के लिए बोल रहे हो सर. देखो, लेकिन इसके पीछे लॉजिक काम करेगा. तो अगर आप लॉजिकली सॉल्व करना सीख जाओगे ना तो स्टेप्स भी याद रहेगा सेक्शन 89 का. कैलकुलेट क्या करने बोल रहे हैं, टैक्स पेबल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एरियर्स और एडवांस सैलरी इज रिसीव्ड बाय कंसीडरिंग टोटल इनकम इंक्लूसिव एडिशनल सैलरी एंड टोटल इनकम एक्सक्लूसिव एडिशनल सैलरी. मतलब क्या है, जो पुराने सालों का बात है सर, कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एरियर्स रिसीव, मतलब आप जिस पर्टिकुलर ईयर में रिसीव कर रहे हो उस टाइम पे आप जो इंक्लूसिव है एडिशनल सैलरी का उसके साथ इंक्लूड करके एक बार निकालो और एक बार एक्सक्लूड करके निकालो. सर इसे समझ में नहीं आएगा. चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद ये स्टेप आपको मैं रीड कराऊंगा. ठीक है, पहले सॉल्व कराता हूँ फिर रीड कराऊंगा, तो देखो सर पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या बोला है एक्चुअली. अच्छा बोलो सर, समझ में तो आ रहा है ना? क्या रे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. ठीक है, चलो मिस्टर हरि का गुण गाते हैं. तो हरि का गुण गाया जाता है ना सर, वैसा ही हम लोग अभी हरि का गुण गाएंगे. तो हरि जी का गुण क्या है, इनका कुछ पुराना एरियर्स है उसको लेके डील करना है. यस सर, चलो एक काम करो सर, सोल्यूशन करो सर, लिखो. सोल्यूशन बोल के, ठीक है. अच्छा लिखना सर, थोड़ा बड़ा होगा इसका कैलकुलेशन. ठीक है, थोड़ा बिग कैलकुलेशन है बट इजी है सर. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स
पेबल बाय मिस्टर हरी फॉर दी AY मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से किया, जिसका प्रीवियस ईयर है 21-22 एज यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। अच्छा, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर होना चाहिए तो कर लेते हैं पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर्स के साथ साथ एक होना चाहिए सर, आप लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ, इंक्लूसिव एरियर ऑफ सैलरी, और एक लिखो एक्सक्लूड एरियर ऑफ सैलरी। तो एक बार हो गया इंक्लूड, एक बार हो गया एक्सक्लूड, ठीक है, एक बार सैलरी को इंक्लूड करके और एक बार सैलरी को एक्सक्लूड करके। नाउ जब बात आता है इंक्लूड और एक्सक्लूड की, तो सबसे पहले आप एक काम करो सर, करेंट ईयर सैलरी के साथ पहले देखते हैं, मतलब जब आप रिसीव कर रहे हो करेंट ईयर सैलरी, करेंट ईयर सैलरी क्वेश्चन में कंप्यूटेड है, चेक करो क्वेश्चन को, चेक करो सर, आपको मिल जाएगा कितना करेंट ईयर सैलरी मिला है। अरे देखो सर 10,20,000 है ना। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो 3,45,000 है ना सर, जो एरियर्स है, ये एरियर्स का ईयर ऑन ईयर डिफरेंस भी देख सकते हो आप, 2010-11 का है 1,03,000 का, है ना, 10-11 का 1,03,000, 11-12 का है 1,17,000 एंड 12-13 का है 1,25,000। तो जस्ट टेल मी, जब मैं ये तीनों को ऐड करता हूँ क्या 3,45,000 मैच करता है सर? अरे 1,17,000, 1,25,000 और 1,03,000, इन तीनों को ऐड करने से क्या 3,45,000 आ रहा है? आता है क्या? आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ 3,00,000। ओके, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, करेंट ईयर सैलरी में पुट कर देते हैं। अच्छा, एक बार एरिया ऑफ सैलरी को इंक्लूड करके मतलब कैलकुलेट करेंगे और एक बार एक्सक्लूड करके करेंगे, ठीक है, एरियर को एक्सक्लूड करके एक बार, इंक्लूड करके एक बार, ये चीज चलता जाएगा अभी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, एक बार इंक्लूड एरियर और एक बार एक्सक्लूड एरियर, ये पूरा खेल, ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला चलेगा, ठीक है, ये सिलसिला है एरियर का, ठीक है। अब आपके मन में कुछ और चल रहा है, भूल जाओ, ठीक है, ये सिलसिला है एरियर का। तो एक बार एरियर को लेना है 10,20,000 का, ठीक है, साथ में जब एरियर को लेंगे, बिकॉज एरियर इंक्लूड है, ठीक है, तो ये सिलसिला है एरियर का, तो एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। एरियर ऑफ सैलरी कितने का है टोटल करूँ तो आज के डेट में, क्योंकि पुराना एरियर है पर रिसीव तो अभी पूरा कर रहे हैं ना, तो 10,20,000 के साथ 3,45,000 क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और ये है आपका एक्सक्लूड एरियर, ठीक है, मतलब इसमें एरियर नहीं आएगा, तो क्या होगा, करेंट ईयर सैलरी, सिर्फ करेंट ईयर आ जाएगा, तो 10,20,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एरियर के कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है, जस्ट टोटल करना सर दोनों साइड को, एक बार एरियर को इंक्लूड करके बताना और एक बार एरियर को छोड़ के बताना। बताओगे क्या? 10,20,000 और 3,45,000, 13,65,000 कंफर्म नहीं सर? क्या कहते हो, बोलो सर। हाँ सर। ओके, अच्छा, तो फिर अब एक मेहनत करना है आप लोगों को, जैसे आप लोग हमेशा करते आए हो। क्या मेहनत है? देखाओ। हाँ बोल। ओके, ठीक ঠিক है। আছে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। सर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है अभी, हाँ, इनकम टैक्स देयर ऑन,
तो सर थोड़ा मेहनत करो और मेहनत करके बताओ ना सर कि 13,65,000 में कितना टैक्स दोगे और 10,20,000 पे कितना टैक्स दोगे। हाँ सर, बड़े अच्छे लगेगा, जल्दी जल्दी बता दो सर, बड़ा अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी बता दो। 13,65,000 पे कितना टैक्स देगा। ये जो बंदा है मिस्टर हरी, ये 115 BSc के साथ नहीं है, तो अप टू क्या, अच्छा एज कितना है अभी, एज को बोलना नहीं है, मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। 69 यस सर, तो फिर 69 है बट 80 से कम है, तो अप टू 3 लाख क्या, 3 lakh थैंक यू, @नील, ठीक है, ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख, नेक्स्ट लाइन @5, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख @20%, and greater than 10 lakh to 13.65 @30%। ओके, तो 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। ओके, 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस है 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख। ओके, और 10 लाख टू 13,65,000 दैट इज 3,65,000 पे 30%, कंफर्म भी सर, 3,65,000 का 30%, जस्ट कंफर्म मी, 1,95,000। Yes. अरे yes ओके, yes sir 1,95,000, तो 1 लाख और इधर 1 लाख, 2 लाख, 2,95,000 एंड 10,000, मतलब 2,19,500। इसमें ऐड हो जाएगा एडू एंड हेल्थ, एडू प्लस हेल्थ @4%, 2,19,500 इंटू 4%, 228, 4% का वैल्यूएशन कितना आया, 8780, मोस्ट प्रोबेबली 8780 आया सर, आप लोग एक बार कर लेना सर, टोटल करके हो जाता है सर 228,280, क्या मैं सही बोला, 228,280, क्या आप सबका आया, yes sir ओके ठीक है, 228,280, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स पेबल, ठीक है, ये पे करना होगा किसको, मिस्टर हरी को 13,65,000 के हिसाब से, ठीक है, ये इंक्लूड एरियर है करेंट ईयर के हिसाब से, ओके, लेकिन ये तो एक एरिया नहीं था। अच्छा, मैं जस्ट क्या करूँगा, बस पुट कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ, जो भी अभी हम लोगों ने हिसाब लगाया, हिसाब को जस्ट क्या करना है, पुट कर देना है। इनकम टैक्स देयर ऑन इज 228,280, और थोड़ा मेहनत करो सर, 10,20,000 का भी बता दो थोड़ा, कि अगर उसका इनकम 10,20,000 है तो फिर उसको कितना टैक्स देना होगा। जब उसका इनकम 10,20,000 है तो उसको कितना टैक्स देना होगा, फटाफट बोलो, अप टू 5 लाख, सॉरी अप टू 3 लाख, up to 3 lakh @nil, greater than 3 lakh to 5 lakh @5%, greater than 5 to 10 lakh @20%, एंड 10 लाख, ये गलती मत करना, हाँ, 5 लाख से 10 लाख 20,000 मत कर देना, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 10 लाख के बाद ही आप 20,000 का स्लैब को काउंट करोगे, 10 लाख टू 10.2 मतलब 10,000, 10,20,000, ठीक है, @30%। सो अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख का 5%, कितना होता है 2 लाख का 5%,
10,000 होता है क्या? यस। 10,000, 1,00,000 और 6,000। 10,000, 1,00,000 और इतना, इसका कितना? 6,000। 6,000। ओके, तो 1,16,000। इसका 4% ऐड कर दो। 1,16,000 का 4% ऐड कर दो। 1,20,640। 4% ऐड करने के बाद, 4% ऐड करने के बाद टोटल आ रहा है मेरा। आप लोगों का भी क्या आया? 12640। थैंक यू सर। 12640 ये हो गया एरियर। बिना एरियर का, मतलब जो पुराना एरियर है उसको छोड़ के एक्सक्लूड एरियर करके जो टैक्स लायबिलिटी है वो आ रहा है 12640। ओके, चलो सर, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। ये पहला स्टेप हुआ है, ठीक है, अभी भी स्टेप्स बाकी हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग्स का एरिया था। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है सर? अभी कंप्यूटेशन करना है थोड़ा पुराना बातों का, तो चलो करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी if charged to tax in respective previous year, assessment year। चार्ज तो असेसमेंट में होता है, इन रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब क्या है? आपको अभी कंप्यूट करना है एरियर्स ऑफ सैलरी का। अगर वो उसी टाइम पे, जिस टाइम का ये सैलरी है, जिस टाइम का पेमेंट है, उसी टाइम पे अगर इस पे चार्ज किया जाता तो क्या होता? चलो सर देखते हैं तो क्या होता। अगर ऐसा होता तो कैसा होता? अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, कॉलम करके ही कर लेते हैं, आई थिंक हो जाएगा। थोड़ा देखने में बड़ा होगा बट हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, अच्छा कितना असेसमेंट ईयर का हिसाब करना चाहिए हमें? क्वेश्चन में देखो तो सर, कितना असेसमेंट ईयर का हिसाब करना चाहिए? उसका एरियर है प्रीवियस ईयर 10-11, मतलब असेसमेंट ईयर 11-12। ओके, प्रीवियस ईयर 11 असेसमेंट ईयर 11-12, सॉरी प्रीवियस ईयर 11-12 मतलब असेसमेंट ईयर 12-13, और 12-13 मतलब 13-14। बस 3 करने से ही होगा। ये 3 साल का आपको करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स एक कॉलम बनाना और एक बना लेना सर, क्योंकि वो सब प्रीवियस के हिसाब से दिया हुआ है, हम असेसमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 11-12 का एक हिसाब लगाना है, ठीक है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या? असेसमेंट ईयर 11-12 में एक इंक्लूड एरियर और एक एक्सक्लूड एरियर, ठीक है। सेम बात सर, एक बार इंक्लूड एरियर, एक बार एक्सक्लूड एरियर, बस इतना ही चलते जाना है। सिमिलरली असेसमेंट ईयर 12-13 का भी सेम टू सेम, ठीक है। एक इंक्लूड एरियर और एक एक्सक्लूड एरियर, ठीक है। सिमिलरली असेसमेंट ईयर 13-14 का है एक इंक्लूड एरियर का और एक एक्सक्लूड एरियर का। ठीक है सर, बात कुछ पल्ला पड़ा सर आप लोगों को? सिस्टम कुछ समझ में आया? करना क्या है? अरे बोलो सर, ये करना क्या है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। बस अगर इतना आ गया तो फिर आगे का काम बस मेहनत का है, बुद्धि का और कुछ जगह नहीं है। बुद्धि खत्म, अब बस मेहनत।
है ना। पहले बुद्धि लगाओ फिर मेहनत करो, अच्छा होता है ना। पहले मेहनत करके बाद में बुद्धि लगाओगे तो मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि मेहनत में सारा बुद्धि निकल जाता है और फिर बाद में बुद्धि लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग बुद्धि लगा लिए, अब मेहनत करेंगे। तो मेहनत क्या होगा, बस कुछ नहीं, ये जो इनका सैलरी था ना, ये देखो 10-11 प्रीवियस ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर 11-12 में टैक्सेबल था 7,10,000 का, इसमें एरियर था 1,03,000 का, ठीक है। तो 7,10,000 और 1,03,000 को इंक्लूड करके एक बार निकालो और एक बार सिर्फ 7,10,000 का निकालो, ठीक है। सिमिलरली असेसमेंट ईयर 12-13 के केस में 8,25,000 के साथ 1,75,000 को इंक्लूड करके एक बार निकालो टैक्स लायबिलिटी, और एक बार सिर्फ 8,25,000 का। सिमिलरली 13-14 का भी सेम टू सेम वे में निकालो। बस जैसे निकालोगे मतलब स्टेप 2 खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद और बस छोटा सा काम रहेगा। ओके ओके, चलो सर, ओके चलो, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या करे या ना करे पता नहीं। टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, तो टैक्सेबल सैलरी में अगर मैं बात करूं और इसमें ऐड हो जाता है क्या, एरियर ऑफ सैलरी। टैक्सेबल सैलरी उसमें ऐड कर देने हैं एरियर ऑफ सैलरी। तो असेसमेंट ईयर 11-12 की बात है, इंक्लूडिंग कितना होना चाहिए, 7,10,000। उसमें एरियर कितना ऐड होना चाहिए, 1,03,000, और इसमें क्या करना है, सिर्फ 7,10,000। इसको डैश कर देना है, बस पुट कर देते हैं पहले। अच्छा इसका भी बता दो, 12-13 में 8,25,000 मुझे दिख रहा होगा, 8,25,000 1,17,000, तो 8,25,000 और 1,17,000, और यहाँ पर सिर्फ 8,25,000 बिकॉज दिस इज एक्सक्लूड, एंड 1,17,000 के कुछ नहीं आएगा, डैश। सिमिलरली 9,50,000 1,25,000, 9,50,000 1,25,000, इसमें 9,50,000 सिर्फ आएगा और 1,25,000 में कुछ नहीं आएगा, मतलब एरियर्स में कुछ नहीं आएगा। तो बस इंक्लूड एक्सक्लूड करके थोड़ा मेहनत की काम है और कुछ नहीं। बस बताओ सर, टैक्सेबल सैलरी बताओ। टैक्सेबल सैलरी बताओ कितना होगा, ईच एंड एवरी केस में, ईच एंड एवरी केस में टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करो। थोड़ा समय की बात है सर, बस मेहनत का खेल है, बुद्धि कुछ नहीं, बुद्धि का जरूरत ही नहीं है, मेहनत से बात बनेगा। अच्छा इसको तो टैक्सेबल सैलरी का मतलब क्या, ये तो टोटल करने से हो जाएगा ना। तो 7,10,000 और 1,03,000 टोटल करो कितना, 8,13,000। दिस इज 7,10,000 है ना। 8,25,000 और 1,17,000, 9,42,000 क्या, एक बार देख लेना सर, मेरा कई बार गलती हो जाते हैं बाई चांस में, बाई चांस दी बाबला काटा। 9,50,000 एंड 1,25,000 कितना, बोलो 10,75,000 75, एंड दिस वन इज 9,50,000। बस अभी क्या करना है, बस टैक्स ऑन दी अबव, इसमें टैक्स ढूंढो सर। टैक्स ऑन अबव, इसमें टैक्स अबव, इसमें टैक्स लगा दो। टैक्स बताओ कितना टैक्स दोगे, मतलब लगाना नहीं है तो कैलकुलेट करना है। 8,13,000 पे, 7,10,000 पे, 9,42,000 पे, 8,25,000 पे, और 10,75,000 पे, और 9,50,000 पे। बाप रे बाप सर, दिमाग खराब करोगे क्या, अरे किस बात की दिमाग खराब सर, अब भी हो जाएगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड देखो हो गया।
हो गया? ओके, बस कैलकुलेट करो सर, कैलकुलेशन बताओ। 8,13,000 पे टैक्स बताओ, सेस छोड़ के बताना, सेस का अलग स्लैब बनाते हैं, ऐड सेस, ठीक है। सेस का अलग बताना, टैक्स का अलग बताना, और फिर दोनों को ऐड करके टैक्स बताना, बस। 8,13,000 पे कितना देना है? अच्छा, ये असेसमेंट ईयर 11-12 की बात है सर। असेसमेंट ईयर 11, हाँ बोलो 3,900। कितना, हर एक बार बताओगे? 1,03,900। 1,03,900 बिना सेस का बोल रहे हो सर? यस सर। विदाउट सेस 8,13,000 पे बताया। यस सर। थोड़ा सा सोच के बताओ। मेरा 75,100 है। 75,100 सर, इतना कम कैसे आ सकता है? सर एज तो 11-12 पे 59 है ना। हाँ, 11-12 असेसमेंट ईयर में एज 59 है, तो वो 5% अप टू 2.5 लाख नील कंसिडर करेगा ना। अप टू 2.5 क्यों? अप टू 2,40,000 तो या तो 2,40,000 के हिसाब से होगा, या तो 1,60,000 के हिसाब से होगा। कौन सा होगा बताओ? अगर 60 के नीचे है उनका एज होता है तो 1,60,000 होगा। अगर उनका एज 60 से ऊपर जाएगा तो फिर 2,40,000 होगा। ये रेट यूज करेंगे ना। 60 से तो कम हो रहा है ना 11-12 में। अभी एज कितना है उसका? 69। 69 करेंटली असेसमेंट ईयर बताया 22-23। सो 22-23 से अगर हम 11-12 में आते हैं तो 22-23 से अगर 11-12 में आते हैं तो फिर 10 साल पीछे जाएंगे, नीचे आएंगे। 9 साल कम होगा। 9 साल कम हो रहा है, 9 साल कम हो रहा है क्या? तो 22-23 से 11-12, 9 साल कम हो रहा है कि 10 साल कम हो रहा है? 22-23, 21-22, 22-23 से19। तो 10 साल होगा ना। ओ हाँ 9 बोलो। साल होगा ना सर। 20-21 22-23 से से तो 9। 9 साल हो रहा है क्या? 9 साल होगा तो फिर 60 तो हो जा रहा है। 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, कितना साल हुआ रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये स्लैब आना चाहिए, ये वाला स्लैब अप टू 1,60,000 वाला स्लैब आना चाहिए। अप टू 1,60,000 अगर नील होता है, मैं यहीं पर कर देता हूँ 1,60,000 नील। 1,60,000 से 5 लाख का स्लैब हुआ करता था, ठीक है। उस पर 10% का रेट हुआ करता था। तो 1,60,000 से 5 लाख का स्लैब, इस पर रेट था 10%। तो इसका इनकम कितना है? 8,13,000। तो 1,60,000 तक नील है, 1,60,000 से 5 लाख तक कितना डिफरेंस होता है? फ्रॉम 1,60,000 टू 5 लाख का डिफरेंस बताओ। 4,40,000। 3,40,000। 3,40,000, हाँ 3,40,000, 3,40,000। हाँ 3,40,000। 3,40,000 का 10% कितना? 34,000। 34,000। सर 34। 900। हाँ मोस्ट प्रोबेबली पहला में नील होगा, फिर 34,000 होगा, फिर 5 लाख से 8 लाख है ना। 5 लाख से 8 लाख यस सर। मतलब 3 लाख पे 20%, मतलब 6,000। 8,000। 60,000, हाँ 3 लाख पे 20%, 60,000। 60,000 और 8 लाख के ऊपर था 30%, मतलब 8 लाख से 8,13,000, मतलब 13,000 पे 30% है ना।
उसका हाईएस्ट अमाउंट कितना है? 8,13,000 है, तो 8,13,000 मतलब 13,000 पे 30%, कितना? 3900। 3900, तो 34,000, 60,000, 3,900, कितना हो जाएगा? 97,900, 60,000, 30, 90, 97,900। 97,900, यस सर, दिस इज द राइट आंसर। जिसका जिसका ये आया है वो सही बोला है। इसके साथ आपको अभी सेस ऐड करना है। सेस क्या था उस टाइम पे? 3%, मतलब 2% एडुकेशन एंड 1% हायर एडुकेशन। तो 97,900 पे 3% सेस ऐड करना है। तो 97,900 एंड 30, हाँ 2937, तो 2937 और 97,900 ऐड करके आपका जो आएगा वो होगा आपका टैक्स पेएबल। 1,08,37। ठीक है, यही समझ में आया रे किस तरह से पुराना रेट को यूज करना पड़ा? इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन, मतलब जब पुराना चीज़ों पे बात को कनेक्ट करना होता है तो वैसे झमेला होता है सर। ठीक है, तो झमेला नहीं, रियल लाइफ कैलकुलेशन है। तो इधर आपका हो गया टैक्स ऑन अबव 97,900, ठीक है, सेस हो गया 2,937, ठीक है, टोटल हो गया 1,08,37। सब बहुत काम आने वाला है। एक तो प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, दूसरा एक सेक्शन 89 का मैटर है सर। अच्छा ये वाला भी बता दो सर अभी, इसका 7,10,000 का, इसका बताओ या फिर से मुझे करना पड़ेगा? 7,10,000 का कितना टैक्स होगा? सिस्टम तो वही रहेगा। हाँ रे, 1,60,000 तक नील, ठीक है, 1,60,000 से 3,40,000 पे 10%, 3,40,000 पे 10% मतलब 34,000, ये तो वही रहेगा। 5 लाख से 8 लाख, 3 लाख पे 20%, 60,000, वो भी वही रहेगा। लेकिन सॉरी सर, सॉरी 7,10,000 है ना सर, तो हाँ 76,000 हो रहा है क्या? वेरी गुड सर, मतलब 8 लाख तक नहीं जाना है, बिकॉज ये 8 लाख के जगह मेरा 7,10,000 पे खत्म हो रहा है। वेरी गुड तो सर। 2,10,000 डिफरेंस हो रहा है, उस पर 20%। यस, 2,10,000 पे 20%, कितना? 42,000। 76। मतलब इसका कितना? 42, 42 42, तो टोटल 42 एंड 76। 34, 76,000। यस, दिस शुड बी योर टैक्स, और इसके साथ 3% ऐड करना। जगह 2280। 76,000, हाँ 2280। 2280, ओके, टोटल 78,280। 78,280। थैंक यू सर। 280। अब बाकियों को भी करो फटाफट, बाकी भी करो फटाफट। ये आपका आ गया असेसमेंट ईयर 12-13, ठीक है, असेसमेंट ईयर 12-13 पिक्चर में आ गया। एक बार इंक्लूड करके, मतलब आपका अमाउंट इज 9,42,000, ठीक है, और एक बार बिना इंक्लूड का 8,25,000। तो पहले 9,42,000 का करो, 9,42,000 का आपका असेसमेंट ईयर है 12-13। अब एज कितना हो गया? 60। हो गया ना 60? नहीं हुआ अभी भी 60, 12-13 में भी 60, 22-23 है ना असेसमेंट ईयर, 60 नहीं हुआ सर। 12 साल कम था, 69 से 12 साल, हाँ 69 से 11 साल हो जाएगा। अब 11 साल कम होगा, तो अभी भी 60 नहीं हुआ, अभी 59 होगा, अभी भी 60 नहीं हुआ सर। ये वाला स्लैब लगाओ, 1,80,000 वाला, अप टू 1,80,000 नील, ठीक है, 1,80,000 से 5 लाख कितना? 32,000 आ रहा है सर। 3,20,000 का 10%, 32,000। 32,000। वेरी गुड सर। अच्छा इधर 5 लाख से 8 लाख 20%, मतलब 3 लाख का 20%, 60,000। 60,000। और अबव 8 लाख था 30%, तो 8 लाख से ऊपर 30%, तो इसका कितना जा रहा है?
9,42,000 है ना, 9,42,000 जा रहा है इसका, तो 1,42,000 पे 30%, 1,42,000 पे 30%, 42,600 42,600 42,600 टोटल करो तो 60 1,34,600 1,34,600 यस सर 1,34,600 इस पे 3% ऐड करना 4038 days 4038 38 यस Yes, यस sir. 4038 बताओ तो 1,38,600 यस 134,600 इधर हो जाएगा, 4038 इधर हो जाएगा, और टोटल करके 138,638 ठीक है, Yes. पुट कर दिया। ओके अब बिना टैक्स का मतलब बिना एरियर का 8,25,000 के करके बताओ। सेम स्लैब लगाएंगे। हाँ जितना आएगा उतना ही लगाना है। अप टू 1,80,000 नील था ठीक है, 1,80,000 से 5 लाख ये 32,000 ही रहेगा, 5 लाख से 8 लाख 8 लाख 20% ठीक है, तो इसका हो जाएगा 60,000, और 8 लाख इसका 8,25,000 है ना सर, 8,25,000 पे 30 मतलब 25,000 पे 8,25,000 मतलब 25,000 पे 30% 7500 7500 टोटल करो 99,500 आ रहा है, प्लस 99,500 प्लस 3% करो 2985 टोटल करो 102,485 बस। ये सबको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? अरे सिर्फ कॉपी मत करना Yes. सर, समझ के करना। 99,500 और 2985 कुल मिला के हो गया 102,485 ठीक है। अच्छा और क्या सिमिलरली अब लास्ट वाला है सर, बस मेहनत का काम खत्म, ये वाला कर लो मेहनत का काम खत्म, उसके बाद सिर्फ कंक्लूजन खींचना है 89 क्या होता है। अच्छा फिर से बताओ सर क्या 60 हो गया अभी? हो गया ना 60? अगर 60 हो गया तो फिर क्या लगाओगे, 2 लाख लगाओगे कि 2.5 लाख लगाओगे? ये वाला लगाना है ना सर, अगर 60 हो गया 2.5 लाख 2.5 लाख तो 2.5 लाख तक नील। अच्छा कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है सर? 10,75,000 ओके सर 10,75,000 तो चलो अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक है 10% ठीक है। अच्छा मतलब कि इसका कितना हो गया 2,50,000 से 5 लाख 10% मतलब 25,000 25,000 ओके 25,000, 5 लाख से 10 लाख 20% मतलब हो गया 1 लाख, 10 लाख से 10,75,000 है ना, तो 10,75,000 मतलब 75,000 पे 30% करना 22,500 22,500 तो 22,500 एंड 25 एंड 1 लाख ऐड करना 1,47,500 1,47,500 प्लस 3% सेस 4425 442 ओके सर बस पुट इट 1,47,500 एंड 4,425 टोटल करके हो गया 151,925 थैंक यू सर। बस लास्ट वाला करके बताओ, जब एरियर ऐड नहीं है 9,50,000 का क्या करें? 9,50,000 स्लैब तो वही रहेगा, स्लैब मस्ट बी ये वाला 60 ईयर्स हो गया इनका,
13-14 में 2.5 लाख पे नील, इस पे 25,000, 5 लाख से 10 लाख, लेकिन इसी पे अटक रुक जाना है ना सर, बिकॉज 10 लाख से पहले ही उसका 9,50,000 में ही क्लोज हो रहा है। तो 5 लाख से 9,50,000, 4.5 लाख का गैप है, तो 4.5 लाख पे 20% कितना? 90,000. 90,000. 90,000, 90,000 और 25,000 115,000. 1,15,000. प्लस 3% का शेष 3450. 0. जस्ट ऐड करके पुट कर दो। 1,18,450. 1,15,000 इसमें ऐड कर दो 3450, सॉरी 3450, 1,18,450, ठीक है। बस सारा का सारा एक्सक्लूड और इंक्लूड करके कैलकुलेशन हो गया है। लिख लिया सब कोई? बोलो। Yes, sir. Yes sir. बस अभी रिलीफ कैलकुलेट करो। रिलीफ क्या बताता है? कुछ ऐसा है रिलीफ का हिसाब। कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। एक पर्टिकुलर बना लेना, हो जाएगा। एक पर्टिकुलर बना लेना और 2 अमाउंट का कॉलम बना लेना। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर में पुट करना सर, ये भी स्टेप करेंगे अभी। टैक्स पेएबल सब हो चुका है, बस पुट करना है। टैक्स पेएबल इन असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन एरियर्स, ऑन एरियर्स। एरियर्स के साथ कितना टैक्स होना है? टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड एरियर्स। क्या करना है? टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड एरियर। इससे लेस कर दो सर टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूड एरियर। ठीक है, मतलब इंक्लूड एरियर का जो वैल्यूएशन है उससे एक्सक्लूड वाले को लेस कर दो। बता पाओगे सर आप लोग? देखो सर, इंक्लूड एरियर है 2,28,280, उससे इंक्लूड एरियर को, सर एक्सक्लूड एरियर का वैल्यूएशन जो है 1,20,640। क्या मैं सही बोला? चेक करो एक बार। कहाँ गया, कहाँ गया? इधर होगा। इंक्लूड एरियर था 2,28,280, एक्सक्लूड एरियर था 120,640। ठीक है, इससे ये वाला को माइनस कर दो, वही किया सर। ठीक है, ओके। अच्छा और कुछ? यस, इसको माइनस करने के बाद, इसको माइनस करके जो वैल्यूएशन आते हैं उसको आउटर में करो। इसको माइनस करके जो वैल्यू आते हैं उसको आउटर में लिखना सर, बताना कितना है। And there is another steps 2, tax payable in respective years on arrears। मतलब जिस साल का एरियर है उस टाइम पे क्या हाल हुआ था, टैक्स पेएबल इन रेस्पेक्टिव ईयर्स ऑन एरियर्स। अच्छा मुझे बता सकते हो सर, इंक्लूडिंग एरियर्स, टैक्स ऑन इंक्लूडिंग एरियर कितना है? टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड एरियर, मतलब जितना इंक्लूड एरियर है सबको ऐड करो, जस्ट सबको एडिशन करो सर, जितना इंक्लूड एरियर है। इंक्लूड एरियर का जितना अमाउंट है सबको ऐड करना। कुछ ऐसा होगा 1 लाख इंक्लूडिंग एरियर। क्या क्या वैल्यूएशन था सर, एक बार देख लेता हूँ।
आपको? 3,45,000 है क्या? नहीं, ये वाला इंक्लूडिंग एरियर 1,08,37, ठीक है, 1,08,37 एक बार लेना है, 1,38,638 को लेना है, ठीक है, और 151,925 को लेना है, इंक्लूडिंग जितना एरियर है 11-12 का, 12-13 का एंड 13-14 का, इंक्लूडिंग एरियर वालों को इनटू क्लास करो सर, ठीक है। 391,400. यस सर, यस यू आर राइट। 1,08,37 प्लस 138,638 प्लस 151,925, ये आपका इंक्लूड एरियर वाला लाइबिलिटी था, ठीक है, जिसका टोटल हो रहा है आपका 391,400, यही बोला ना सर, 391,400। यस सर। इससे माइनस कर दो टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूड एरियर, मतलब एरियर को छोड़ के कितना होता है वो बताना सर। इसका हिसाब आपके पास ऑलरेडी है, 78,280, 102, 485, 299,215. 118,450। अच्छा, ये हो गया 3 एक्सक्लूडिंग एरियर वाला। टोटल कितना बोले? 92185। 215. 299,215। इसका आउटर में इसको माइनस करके कितना आया? 92,185। 185। और इसका कितना आया था? इसका 107,640। थैंक यू सर, 107,640, और इधर आ गया 92185। ये वाला ये जो 0.1 है, 0.1 से 0.2 को माइनस करो, मतलब एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन एरियर्स इन असेसमेंट ईयर 22-23 and tax on arrears in the respective years. 15,455. हाँ, 15 1,455. बस सर, वही यही है, 15,455। दिस इज द रिलीफ एक्चुअली, बट डोंट, अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक पॉइंट लिखना होगा, इसका भी एक हिसाब देना होगा। मैं बोला था क्वेश्चन बड़ा लंबा है, बट एक बार ये भी सीख रहे हो ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली आप लोग पहले ही कर देते। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑन एरियर्स इन जो करंट असेसमेंट ईयर है, करंट असेसमेंट ईयर इज 22-23 एंड टैक्स ऑन, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन tax on arrears, difference between tax on arrears in current assessment year and tax on respective years, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स था, जिसका अमाउंट आया 15,455। ओके, सो अल्टीमेटली कंक्लूजन आंसर क्या है, मतलब टैक्स पेएबल, मतलब आपको करेंट प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स पे करना है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। टैक्स पेएबल for 22-23, tax payable for 22-23 after relief under section 89। हिसाब क्या आया? आपका इनकम टैक्स हुआ था करंट ईयर का, बताओगे सर, इंक्लूडिंग एरियर? हाँ सर, इंक्लूडिंग एरियर इनकम टैक्स पेएबल करंट का, बताओ ना, पेएबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूड एरियर कितना था? अरे ये वाला पूछ रहा सर, दिस वन 391,280. 228,280, ये आपका इंक्लूडिंग एरियर टैक्स पे करना था एक्चुअली आपको, बट अभी आप इतना पेमेंट नहीं करोगे बिकॉज आपको पुराना कम ज़्यादा के कारण, मतलब जो ज़्यादा था टैक्स, कम था टैक्स, इसके कारण आपको रिलीफ मिल रहा है। तो जो ये रिलीफ हुआ है, ये रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूड एरियर्स ऑफ सैलरी
2,28,280 यहाँ से आप लेस करना रिलीफ जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो अंडर सेक्शन 89 दैट इज 15,455 माइनस करके बताना कितना हुआ। टू 212,825 वेरी गुड सर। बस ये है रिलीफ। बोलो सर। सर नॉट टफ सर, बस लंबा प्रोसेस है बिकॉज आपको थोड़ा इतिहास में छानबीन करना पड़ा ना, आपको पुराना हिसाब में जाना पड़ा, उस समय उसका एज कितना था, उस समय का टैक्स रेट कितना था, जो आपके लिए थोड़ा सा मतलब परेशानी की बात है, बट दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बाकी मेहनत है ना। बस स्टार्टिंग में थोड़ा बुद्धि लगा दो, उसके बाद तो बस मेहनत से ही काम निकल गया। और बस रूल्स जो था, ये रूल्स रिलीफ 89 का कि जो मतलब करेंट ईयर का जो डिफरेंस आ रहा है टैक्स का, उससे रेस्पेक्टिव ईयर को माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल प्रोसेस होता है रिलीफ का, ठीक है सर। अब देखो आप यहाँ पर पढ़ोगे ना, आपको रिलीफ समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन द प्रीवियस ईयर इन विच द एरियर्स और एडवांस सैलरी रिसीव्ड बाय कंसीडरिंग टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। स्टेप 2 कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ द टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 कैलकुलेट द टैक्स पेबल ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर टू व्हिच द एडिशनल सैलरी रिलेट्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी और टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। ये सभी हम लोग कर गए सर, ये स्टेप रटोगे तो दिमाग में थोड़ी ना रहेगा। हाँ, स्टेप 4 में क्या किए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, फॉर एवरी प्रीवियस ईयर टू व्हिच द एडिशनल सैलरी रिलेट्स टू एग्रीगेट द सेम and relief under section 89 subsection 1 equals to amount calculated in step 2 minus amount calculated in step 4। सर whatever जो भी steps है आप बाद में एक बार go through कर लेना, लेकिन as you understand the question how this is solved, तो आपको ये जो सिस्टम है या स्टेप्स है इसको रटने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप्स तो कभी पूछेगा नहीं ना आपको। क्वेश्चन में पूछने से क्या पूछ सकता है, आपको डायरेक्टली पूछेगा कि भाई रिलीफ कितना है ये बताओ, ठीक है, ये पूछेगा आपको। तो बोलो सर क्लियर हुआ कि नहीं, बताना सर। यस सर। ओके यस सर। बस यही था सैलरी, मेन यही एरिया था। अच्छा अब देखो कुछ इलस्ट्रेशंस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दे के रखा, अगर आप लोग सॉल्व कर चुके हो तो मुझे शेयर करो आपका सोल्यूशन, ठीक है। मैं आप लोगों को विद आंसर शेयर करता हूँ, ठीक है। जिसमें जो सॉल्व मैंने करा दिया क्लास में वो जरूरत नहीं, वो तो आपके पास है ही। और एक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर विद सोल्यूशन भी भेजा, ठीक है, समरी नोट्स के साथ। उसमें प्लीज प्रैक्टिस करो, 5-7 क्वेश्चन वहां पर है और 20 ऑलमोस्ट 10-15-20 क्वेश्चंस का एक पूरा नोट 1 नोट 2 करके आपको दिया गया। अब उसको सॉल्व करो और जो भी मैंने आपको पढ़ाया कॉपी में उसको एक बार गो थ्रू करो, बस सैलरी में एक्सपर्ट बन गए सर, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहे तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल कुछ स्पेशल टॉपिक, मतलब कुछ नया टॉपिक, मोस्ट प्रॉब्ली हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। ओके बोलो, ठीक है ना। यस सर। चौथा शुभश्री, शिवम, प्रिया, बोलो, ज्योति, इंकी, नील। तो फिर टाटा सर सबको, बाय। हाँ सर। बाय ओके सर। बाय बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। ओके बाय।